हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून डियर ऑल। तो प्रभु जी जुड़िए। आज हमारा टॉपिक जो है एनवायरनमेंट स्टार्ट होने वाला है, जो कि हरियाणा एसएससी में एक क्रूशियल पार्ट स्टार्ट कर दिया गया है। काइंड ऑफ ये एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट स्टार्ट किया है हरियाणा एसएससी ने, जिसकी डिमांड मेरे हिसाब से बहुत पहले से थी। मैं तो चाहता ही था कि एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है वो इंक्लूड किया जाए एज ए सब्जेक्ट, पर ज़्यादातर एग्जाम में एनवायरनमेंट को हम क्या कर देते, मिस कर देते। अब हरियाणा एसएससी के खासकर जो सीजीएल और सीएचएसएल वाला एग्जाम है, इसमें नो डाउट ज्योग्राफी के अंदर तो चेंजेस कर दिए गए हैं और पॉलिटी के अंदर भी चेंजेस कर दिए गए हैं, और ये मैंने आपको बहुत पहले भी बता दिया था कि सिलेबस के अंदर चेंजेस हुए हैं, कुछ पॉइंट कम कर दिए गए, लेकिन एनवायरनमेंट का पोर्शन बढ़ा दिया गया। और आपको भी पता है कि जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस हिसाब से ये काफी इनएविटेबल पार्ट है। सबसे पहले हम लोग एक पूरी स्लाइड बना लेते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, और फिर बनाते हैं ये पेपर साइज ले लिया, ये करते हैं डन। चलो, तो जो टॉपिक होगा हमारा वो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से। मैं आशा करूंगा कि आप लोग जो हैं सिलेबस से गो थ्रू हो चुके होंगे, और इसी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर ही आखिरी में डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पोर्शन जो है वो ऐड कर दिया गया। नमस्कार डियर संपत, एंड वेरी गुड आफ्टरनून डियर नवरत्न। अगर आप सिलेबस पे जाएंगे तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के बाद आखिरी में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक ऐड कर दिया गया, और डिजास्टर मैनेजमेंट को भी अगर आप बहुत ही क्लोजली स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि उसमें भी क्लाइमेट चेंज जैसा टॉपिक जो है आपको देखने को मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट्स पे जाऊं मैं, तो ग्रुप 56 और 57 में डिजास्टर मैनेजमेंट में जैसे कि नेचुरल डिजास्टर हो गया, उसके बाद क्लाइमेटिक चेंज होगा। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, क्लाइमेट चेंज से ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी चेंज जो है जुड़ती दिखेगी। वेरी गुड आफ्टरनून डियर अंकिता। अब जैसे मैन मेड डिजास्टर है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन है, इसका मतलब डब्ल्यूएचओ वगैरह को हम लोग इसमें पढ़ रहे होंगे। तो काइंड ऑफ अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा जो टॉपिक है एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का। नवरत्न एक बार सिलेबस बता दो। सिलेबस तो बच्चे जरूर उस पर भी मैं एक बार प्रकाश डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल, डिजास्टर, ये डिजास्टर वाला जो टॉपिक है ना डियर गोल्डी, वो इसी का पार्ट है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेकंड पार्ट है। जब आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की स्टडी करते हैं तो उसमें ही क्लाइमेट चेंज को भी जोड़ा जाता है। तो क्लाइमेट चेंज तो टॉपिक वैसे आ जाता है, और क्लाइमेट चेंज का टॉपिक आने का मतलब ही यही होता है कि अब देखो फ्लड आ जाएंगे, ग्लेशियर्स टूट गए, फ्लड आ गए, और उसके बाद अर्थक्वेक आ रहे हैं। अर्थक्वेक में जैसे टर्की और सीरिया में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से तबाही हुई है। तो ये क्या है, ये डिजास्टर है। तो कुछ रोल ज्योग्राफी प्ले कर रही है, और कुछ रोल प्ले कर रही है क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली डिजास्टर जो मैनेजमेंट है, जब हम अर्थक्वेक और सुनामी वाला टॉपिक पढ़ते हैं, अर्थक्वेक, सुनामी और प्लेट्स, जब इनके टॉपिक पढ़ते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए एनवायरनमेंट के अंदर अलग से ही टॉपिक ऐड करके डिजास्टर मैनेजमेंट ऐड कर दिया। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ज्योग्राफी की नॉलेज चाहिए बस। इंटरनेशनल लेवल पे इन डिजास्टर को हम कैसे कम कर सकते हैं उसके टॉपिक जो हैं जरूर इन्होंने मेंशन किए गए। तो काम करता हूं मैं, सबसे पहले इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि बेसिकली ये चीज क्या है डियर। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मैम। चलो, तो एक बार वापिस आते।
सा एक बार मुझे 1 मिनट 2 मिनट देना। नहीं, दोनों ही सब्जेक्ट मेरे थ्रू ही होंगे डियर ज्योति। ये ही हिस्सा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी जो है ये ज्योग्राफी का ही पार्ट है। वेरी गुड आफ्टरनून डियर डियर निशा, किरण एंड मोहनलाल। तो एक बार है ना जल्दी जल्दी में मैं सिलेबस को गो थ्रू करा दूंगा। एक बार डाउनलोड नहीं हुआ रहा, ये हो जाए भाई। फाइल डाउनलोड नहीं दिखा रहा। ज्योग्राफी में एक्सप्लेन देखो, अभी तो मोहन जी हम लोग जो चलेंगे वो एनवायरनमेंट वाले टॉपिक पे चलेंगे, तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से चलेंगे और स्पेस आपको मिलता है। देखो पता क्या होता है कि एक तो ना बच्चों वाली फीलिंग होती है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, वो तो हमें करना नहीं। क्या होता है कि मैंने चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी, उससे आप ना कोशिश किया करो अपने शब्दों में लिखो, चाहे बच्चों वाली एक्सप्लेनेशन लिखो लिखो, ताकि आपको वो चीज समझ में आए। मुझे नहीं समझनी वो चीजें, वो आपको समझनी है। मैंने टॉपिक बताया, उसे आप अपने शब्दों में ना पूरी तरीके से लिख डालो कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ था, वो वैसा वैसा हुआ। तो कोशिश करेंगे बड़े स्लोली चले, ताकि आपके पास लिखने के लिए स्पेस भी मिल जाए। कैग और फिनांस कमीशन आप ही कराओगे डियर कोल्डी, वो पॉलिटी में होता है और पॉलिटी के अंदर ये है नहीं। अगर आपका सिलेबस देखोगे ना तो अनफॉर्चुनेटली ये देखिए डाउनलोड नहीं हो रहा ये सिलेबस, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। खैर, अब डाउनलोड नहीं हो रहा तो इसके लिए ज्यादा माथा नहीं लगाएंगे, हम इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। बस आपको ना मैं यहीं से मैं बता देता हूँ कि चीजें क्या क्या आने वाली है हमारी। देखिए, एनवायरमेंटल स्टडीज में ना आपसे नेचुरल रिसोर्सेस पूछे जाएंगे, प्राकृतिक जो संसाधन आपको मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। जंगल में आपके कौन कौन से रिसोर्सेज हैं वो मिलते हैं। वाटर रिसोर्सेज बेटा आपसे पूछा जाएगा। फूड रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, इकोसिस्टम, वो टॉपिक आज हमारा स्टार्ट हो रहा है। ज्योग्राफी के नोट्स में ईवीएस के टॉपिक्स ऐड करें या न्यू नोट्स बनाए, न्यू नोट बनाओ डी रंजू, ये थोड़ा अलग है। इसके लिए आपको अलग से नोटबुक बनानी है। ज्योग्राफी में ऐड करना चाहो कर सकते हो, बट कोशिश करो कि एनवायरनमेंट की अलग से नोटबुक बनाओ। अगर है तो डियर जरूर होगा गोल्डी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूँ आपकी पॉलिटी का पार्ट उसमें है नहीं। हरियाणा के पोर्शंस में कैग और फिनांस कमीशन दे रखा तो दैट इज अ डिफरेंट इशू। और अगर है तो टेंशन नहीं है, वो मेरे लेवल पे चीजें वो हो जाएंगी। इकोसिस्टम के बाद आप चलोगे तो एनर्जी फ्लो ऑफ द इकोसिस्टम है, इंट्रोडक्शन है, टाइप्स है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, डिजर्ट इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये सब हम आगे देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी आपसे सवाल किए जा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया। अब एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया, इसके बारे में थोड़ी बहुत कहानी हम आज देख ही लेंगे। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट पोल्यूशन वगैरह वगैरह करके ना, इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। और फिर कुछ एक्ट्स हैं आखिरी में पूछे गए हैं कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करेंगे, उसको लेकर के एक एक्ट है। वाटर प्रोटेक्शन एक्ट्स है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स है, वगैरह वगैरह। उसके लिए आप है ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा करके
ये मैंने ड्रॉप किया हुआ है, ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस, अगर आपके पास नहीं है तो, और है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो, खेल सारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का है। जब आप इस इकोलॉजी के पॉइंट पे जाओगे ना, तो पहला ही सवाल जो है हमसे पूछने की संभावना है। हालांकि अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। वेरी गुड इवनिंग डियर सुनीता जांगड़ा जी। इकोलॉजी को ना हम दो शब्दों में बेसिकली बांटते हैं, एक का नाम है ओइकोस और एक का नाम है लोगोस। बेसिकली इन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। ओइकोस का मतलब होता है आपका होम, घर, या फिर ऐसा इलाका जहां आप लोग रह रहे हैं, और लोगोस का मतलब होता है बेसिकली स्टडी। तो यहाँ पर इकोलॉजी का मतलब यही होता है कि आप जिस घर में रह रहे हैं, हमें उस घर की स्टडी करनी है। तो इससे कंबाइन करके हमने एक शब्द बनाया है इकोलॉजी। इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ है सर, देख लीजिए, इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ है गोल्डी, तो फिर वो इकोनॉमिक्स वाले सर पढ़ाएंगे, अगर इकोनॉमिक्स में लिखा है तो। कहानी क्लियर हुई? फिर दूसरी चीज, सर ये जो इकोलॉजी है सबसे पहले किस व्यक्ति ने, राहुल मैं आखिरी में बता दूंगा, पहले टॉपिक्स को समझो। पहला दिन है तो मैं चाहूंगा कि बहुत ही इत्मीनान से अच्छे तरीके से हम लोग इसे पढ़ें समझें। तो सर इस इकोलॉजी को सबसे पहले किसने वर्ड दिया? जैसे कि ओइकोस और लोगोस से मिलके बना हुआ है ना, तो सबसे पहले इकोलॉजी के बारे में जो था वो कौन था? उसका नाम था सर अर्नेस्ट हैक्कल। सबसे पहले इस व्यक्ति ने इकोलॉजी की डेफिनेशन दी। उसने कहा कि देखो भाई ऐसा है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंट। अब आप ये कह सकते हो कि सर ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है? देखो वैसे पूछने की बात नहीं है, ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है आप, मैं, हर वो चीज जो सांस ले रही है, जो जिंदा है। और हम कहाँ जिंदा है? हम इस एनवायरनमेंट में जिंदा है। तो बेसिकली इस एनवायरनमेंट की कनेक्टिविटी आपके और मेरे साथ जोड़ दी गई, और इसी की जो स्टडी है उस स्टडी को ही हम लोग इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इस इकोलॉजी को एज ए वर्ड फेमस किया था अर्नेस्ट हैक्कल ने, जो कि दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। अमित कुमार, इसकी हिंदी डेफिनेशन नहीं है दोस्त, एनवायरनमेंट हिंदी में नहीं होती है, एनवायरनमेंट इंग्लिश में ही होती है, हिंदी में समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि इंग्लिश में के जो वर्ड हैं हिंदी में वो बहुत ज़्यादा भारी भरकम हो जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एनवायरनमेंट हिंदी में बहुत कम अवेलेबल है, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपको एग्जैक्ट हिंदी नहीं हो पाएगी। समझाऊंगा सब कुछ हिंदी में, लिखना आपको इंग्लिश में ही पड़ेगा। सर कितनी क्लास में ख़त्म हो जाएगा? फिर रिविजन भी करना है। साहिल, इतनी क्लास में तो ख़त्म ही हो जाएगा कि आपको रिविजन के लिए समय मिल जाए। ओके, सबसे पहले ना हम टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सर एक बात बताओ, इस पूरी दुनिया का जो बिगिनिंग है वो कहाँ से होता है? जैसे कि एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी को तोड़ो। आप ये बताओ कि इस पेन को आप किस हद तक तोड़ सकते हो, मतलब किस पॉइंट तक तोड़ सकते हो? आप कहोगे सर उस पॉइंट तक तोड़ सकते हैं जिस पॉइंट पे ये एटम बन जाए, होता ना कि एटम जो फर्दर डिस्ट्रक्टेड ना हो, है कि नहीं? उसी तरीके से एक बॉडी किससे मिलकर के बनी हुई होती है? बॉडी बनी हुई होती है सर सेल से मिलकर के बनी हुई। बोलो हाँ या ना? जब बहुत सारे सेल, जो सेल होते हैं वो आगे जाकर के क्या बनाएंगे? वही सेल सर आगे जाकर के टिश्यू बनाएंगे। वही उत्तक, टिश्यू मतलब उत्तक, वही उत्तक जाकर के ऑर्गन बनाएंगे सर। उसी ऑर्गन से बनेगा ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं। उस ऑर्गेनिज्म से जो चीज तैयार होगी सर उसी को हम कहेंगे प्रजाति, यानी स्पीशीज। स्पीशीज की एक पॉपुलेशन होगी, एक जनसंख्या होगी, और वो जनसंख्या एक समुदाय में रहेगी। चलो पहले तो लिख लेते हैं। अब ये कम्युनिटी कहाँ रहेगी? कम्युनिटी जिस जगह रहती है सर उसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। यही टॉपिक है आपका जो एग्जामिनर ने मेंशन किया हुआ है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब ये इकोसिस्टम जो है
ये एक बायोम के अंदर आता है और ये बायोम बायोस्फीयर के अंदर आती है और ये बायोस्फीयर अल्टीमेटली अर्थ का हिस्सा है। तो आगे हमें जाने की जरूरत नहीं, फिर अर्थ जो यूनिवर्स का हिस्सा, उस पर हमें आने की जरूरत नहीं है। हमारे काम की क्या चीज है, ये चीजें तो आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ी हुई है यहां तक की, ये तो बायोलॉजी है, उस पर मुझे जाना नहीं है। हमारी सारी कहानी यहां से स्टार्ट होगी, स्पीसीज से। जैसे कि आप और मैं एक स्पीसीज है, बोलो हाँ या ना। जो जानवर हैं वो भी एक स्पीसीज है, जानवरों में भी कई टाइप के जानवर हैं, उन जानवरों की भी कई कैटेगरी बनी हुई है, उन्हीं स्पीसीज को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अब उस जानवरों की एक पॉपुलेशन होगी कि नहीं होगी, एक निश्चित पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि जहां पर सिर्फ हम एक स्पीसीज की बात करें, सबकी नहीं। अब जैसे कि मैं ये कहूं कि डियर जी ह्यूमन पॉपुलेशन, एक बात बताओ, सेंसस होती है, जनगणना? आप कहोगे बिल्कुल होती है सर। बेटा क्या एक बात बताओ, उस जनगणना में आप किसको काउंट करते हो? इंसानों को काउंट कर रहे हो या जानवरों को काउंट कर रहे हो या दोनों को काउंट कर रहे हो या सबको काउंट कर रहे हो? आप कहेंगे सर अगर पॉपुलेशन, राजेश बेटा यहां पर मैंने क्या लिखा है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द इकोलॉजी। कहानी खत्म। कहां हो? आई थिंक पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं, हिंदी मेरे को उतना नहीं पता है, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश के साथ वो करो। पहली बात, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, एनवायरनमेंट पूरी तरीके से हिंदी में चल ही नहीं सकती। पहली बात तो ये समझ लो कि हिंदी और इंग्लिश का ना ये जो रट्टा है ना आप लोग मार के बैठे हो, इसे थोड़ा साइड कर दो और कंसेप्ट को थोड़ा सा समझना शुरू करो। एनवायरनमेंट हिंदी में पढ़ाना मतलब भाई मेरे बस की तो नहीं है। तो पॉपुलेशन में हमेशा जो जनगणना होती है, जनगणना हमेशा पॉपुलेशन की होती है। कौन सी पॉपुलेशन की? सर इंसानों की भी होती है, जानवरों की भी होती है। अब जैसे भेड़ बकरियों की अलग जनगणना होती है, भेड़ों की अलग होती है, बकरियों की अलग होती है, गाय की अलग होती है, भैंसों की अलग होती है। तो अगर आप देखोगे तो पहले हरियाणा एसएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पॉपुलेशन, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, तो यानी पॉपुलेशन में सर हम सिंगल एक स्पीसीज की बात करते हैं, सिंगल स्पीसीज की। यानी अगर पॉपुलेशन इंसान की है तो इंसान की ही है, पॉपुलेशन अगर भैंस की है तो भैंस की ही है, पॉपुलेशन अगर गाय की है तो गाय की ही है। तो जब हम इस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम सिंगल स्पीसीज की बात कर रहे हैं, यानी सिर्फ एक प्रजाति की बात कर रहे हैं। लेकिन सर कम्युनिटी का मतलब ही यही होता है, कम्युनिटी का मतलब होता है कि जहां पर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज रहने लग जाए, अलग अलग प्रजातियां रहने लग जाए। जब सिंगल स्पीसीज है तो वो पॉपुलेशन है, डिफरेंट स्पीसीज आ गई तो वो कम्युनिटी बन गई। अब इंसान के साथ जो है दूसरी स्पीसीज भी रह गई, अब जैसे कि जानवर भी ऐड हो गए तो वो कम्युनिटी का हिस्सा है। कहानी सिंपल सी है। उसके बाद सॉरी, अब डिफरेंट स्पीसीज को हम एक इकोसिस्टम में पढ़ते हैं। सर बायोम का क्या मतलब है? देखो ये जिस क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये क्लास नंबर 1 है, ठीक है। इस रूम के साथ एक रूम और है, वो क्लास 2। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों क्लासेस में क्या हो रहा है? आप कहोगे सर इस क्लास में आप पढ़ा रहे हो, दूसरी क्लास में दूसरे सर पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों ही क्लासेस में क्या हो रही है? पढ़ाई हो रही है। और दोनों ही क्लासेस के बीच में क्या है? सर दोनों ही क्लासेस के बीच में एक दीवार है। तो ये जो दीवार है ना, ये दीवार दो डिफरेंट इकोसिस्टम के बारे में बता रही है। अब यहां पर आपकी एनवायरनमेंट की क्लास चल रही है तो दूसरे क्लास में हो सकता है आपकी हिस्ट्री की क्लास चल रही हो। तो ये जो दो डिफरेंट इकोसिस्टम हैं, जब उन दोनों डिफरेंट इकोसिस्टम को एक इस फाइन दीवार के साथ पढ़ते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं बायोम। तो यानी बायोम जो है डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम का एक नेटवर्क होता है। अगर मैं इसी जगह पे, क्लासरूम 1 है, क्लासरूम 2 है, लेकिन यहां पर जैसे ही बाहर की तरफ जाओगे तो एक है डेस्क मैनेजमेंट की। अब यहाँ पर एक दूसरा रूम है जिसमें मैनेजमेंट बैठी हुई है। एक बात बताओ, क्या इस मैनेजमेंट मतलब इस रूम के अंदर जो मैनेजमेंट जहाँ बैठी हुई है, क्या वहाँ क्लास हो चल रही है? आप कहोगे नहीं सर वहाँ क्लास नहीं चल रही। देखिए इसका एनवायरनमेंट अलग हो गया,
जब दो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स क्लाइमेट एनवायरनमेंट को एक एक पॉइंट के साथ, एक दीवार के साथ जब कनेक्ट करते हैं, तो सर वही दीवार जो है बायोम के नाम से जानी जाएगी। उसी बायोम के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे होते हैं। यानी यहीं पे मैनेजमेंट के अंदर सेम चीज नहीं चल रही। जब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की चीजें साथ साथ चल रही होती हैं डिफरेंट इकोसिस्टम में, उन दोनों को मर्ज करते हैं बायोम के अंदर। और आखिरी में व्हाट इज द बायोस्फीयर? समझो बेटा, इस पृथ्वी पे ये वो जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी है, जिसे आप लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जिन्होंने ज्योग्राफी की मेरी क्लास पहले ली है उसमें हो सकता है मैंने आपको ये बारे बताया हो। इसके बाद एक ऐसा हिस्सा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल। और इसमें तीसरा हिस्सा है बेटा जी जिसमें सिर्फ और सिर्फ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का मतलब आप समझिए जमीन या स्थल। एटमॉस्फेयर का मतलब है वायुमंडल और हाइड्रोस्फेयर का मतलब है जलमंडल। अब आपको यह देखना है कि जहां जल, जमीन और वायु तीनों जहां मिल रहे हैं, आप इस फिगर को देख करके कहोगे कि सर तीनों एक ही जगह मिल रहे हैं, वो है इस पॉइंट पे। जहां ये तीनों मिल रहे हैं, एक बात बताइए, क्या पर अलग अलग टाइप की जो स्पीशीज है, एनवायरमेंट है, बायोम है, क्या वो इसी हिस्से में आएगा ना? मतलब वहां से लेकर के ये सारी कहानी जो होगी वो आप कहाँ पढ़ोगे? वो इस क्षेत्र में पढ़ोगे, क्योंकि जो जितने भी जीव वगैरह होंगे वो इसी रीजन में ही होंगे। आप जैसे ही इससे बाहर निकले, मतलब जैसे ही पानी की तरफ गए, आपने क्या छोड़ दिया? आपने वायुमंडल और लिथोस्फीयर दोनों छोड़ दिया। जैसे ही दोनों छोड़ोगे, जीना मुश्किल है। उसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ आप वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाओगे, आपने क्या छोड़ दिया? पानी और जमीन का हिस्सा छोड़ दिया, तो इसका मतलब जीना फिर भी मुश्किल है। आपने वायुमंडल छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, आप जमीन के नीचे जहां हम हैं, अगर उसके नीचे की तरफ अगर धसोगे तो आप किसको छोड़ रहे हो? इन दोनों को। तब भी जीना मुश्किल है। इंसान या इंसान से रिलेटेड जो जीव होते हैं वो सर्वाइव ही कहाँ करते हैं? जहां ये तीनों मिले। और जहां ये तीनों मिले वही है बायोस्फीयर। वही बायोस्फीयर के अंदर हम बायोम पढ़ेंगे, वही बायोम के अंदर हम इकोसिस्टम पढ़ेंगे, इकोसिस्टम में कम्युनिटी, कम्युनिटी में पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में स्पीसीज, बाकी सारी बायोलॉजी है, छोड़ दो। अब इसमें जब आप इस पॉइंट पे आओगे स्पीसीज पे, व्हाट इज स्पीशीज? व्हाट इज स्पीशीज? एक बात बताओ, स्पीशीज किसे कहते हैं हम? स्पीशीज सर जिसमें एक तो ब्रीड हो, इंटरब्रीड हो, मतलब दो लोग मिलकर के ब्रीड करें, काइंड ऑफ ये कह लीजिए प्रजनन करें, बच्चे पैदा करें। बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो ऑफस्प्रिंग्स पैदा करें, उसको ही हम लोग कहेंगे स्पीशीज। अब जैसे इंसान है, इंसान इंसान के बच्चों को पैदा कर रहा है, प्लांट्स है, प्लांट्स बन रहे हैं, जानवर हैं, जानवर को, अब गाय जो है गाय को पैदा करेगी, बछड़े को पैदा करेगी, भैंस है भैंस के बछड़े को पैदा होगा। अब समझ में आ रहा है कि स्पीशीज का मतलब होता है कि जहां पर स्पीशीज रहें वहां पर आप देखेंगे पॉपुलेशन बढ़ रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम लोग स्पीशीज कहते हैं। अब स्पीशीज में सर कुछ स्पीशीज की कैटेगरी होती है। जैसे स्पीशीज में सबसे पहली जो स्पीशीज होती है उसे हम कहते हैं कीस्टोन स्पीशीज। अब जैसे ही मैं इसकी हिंदी पे करने जाऊं तो पता है इसके लिए मुझे पूरा रिसर्च करना पड़ेगा। क्या होता है कि एनवायरमेंट इकोलॉजी की ना हिंदी की किताबें बहुत कम अवेलेबल है, पहली चीज। अगर हिंदी की किताबें अवेलेबल हैं भी तो उसमें डाटा आपको अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए टूटे फूटे डाटा मिलेंगे। यही वजह है कि बायोलॉजी हो गई या फिर आप लोगों की एनवायरमेंट हो गई, ये सब इंग्लिश में चलता है, इंग्लिश मीडियम में चलता है। तो इसलिए हिंदी इंग्लिश में मत जाना, इसकी जो डेफिनेशन है उस पर फोकस करो। व्हाट इज स्पीशीज? सर प्रजाति। अब जैसे इंसान की एक प्रजाति है, आप कहाँ रह रहे हैं? गांव में रह रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, दुनिया के किसी देश में रह रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, दैट इज स्पीशीज।
अब यहां पर इंसानों की बात नहीं हो रही, जब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पे जाएंगे, आप ये समझ लीजिए एक बार के लिए इंसान को साइड कर दो, इंसान के साइड करते आप जो पढ़ते हैं फ्लोरा एंड फौना। व्हाट इज फ्लोरा? नाम से पता चल रहा है फ्लावर, फ्लावर मतलब प्लांट्स, तो फ्लोरा का मतलब हो गया प्लांट और फौना का मतलब हो गया एनिमल। तो फ्लोरा और फौना जब इनकी आप जब स्टडी कर लोगे तो बेसिकली वो इन्हीं स्पीशीज वाली कंडीशंस में ही पढ़ोगे, यानी इंसान को साइड कर दो, उसके अलावा फ्लोरा एंड फौना का पढ़ना ही स्पीशीज की कैटेगरी में आता है। अब जैसे इसमें पहला जो टॉपिक है वो है कीस्टोन स्पीशीज। अब समझिए, कीस्टोन स्पीशीज सर वो स्पीशीज होते हैं जिनका एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव होता है। अगर कीस्टोन स्पीशीज खत्म हो जाएं तो बहुत हद तक चांस है कि उनसे नीचे वाले जो स्पीशीज होंगे वो भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, व्हाट इज कीस्टोन स्पीशीज। ऐसी प्रजातियां ऐसी प्रजातियां सर जिनका वातावरण पे बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। अगर ये प्रजाति खत्म हो जाए तो संभावना है काम खत्म। अब आप कहोगे सर इसको एग्जाम्पल में कैसे लेके चलें? एक मिनट रुको तो सर मैं ये कहना चाहूंगा ऐसी प्रजातियां जिनका इंपैक्ट लार्जर हो, बचपन में आई थिंक तीसरी या चौथी क्लास में जब हम आते थे तो एनवायरनमेंट का बकायदा एक ठीक ठाक सा टॉपिक स्टार्ट होता था। उसमें ना हमें एक फूड चेन दिखाया जाता था, याद हो तो। एक है ना घास है, घास को टिड्डे ने खा लिया, टिड्डे को चूहे ने खा लिया, चूहे को सांप ने खा लिया, सांप को बाज ने खा लिया, ऐसा पढ़ते थे ना। यस। अब जो सबसे ऊपर है, ऊपर कौन है? ऊपर बाज है। बेटा एक बात बताओ, अगर बाज खत्म हो जाए तो सोचो, बाज खत्म हो जाए तो क्या होने वाला है? अब समझिए, कीस्टोन स्पीशीज में सर हम लेकर के आएंगे सबसे पहले लायंस को। जो शेर है वो कीस्टोन स्पीशीज है। अच्छा सर, जो चीता है वो कीस्टोन स्पीशीज है। इसके बाद जो टाइगर है सर वो कीस्टोन स्पीशीज है। इसके बाद एलिफेंट है वो कीस्टोन स्पीशीज, हम लोग कीस्टोन स्पीशीज में कहेंगे। इसके बाद सर जो कोरल्स है, अब समुद्रों के अंदर जो है ना आपको कोरल्स मिलते हैं, ये कीस्टोन स्पीशीज है, जिसे आप प्रवाल भीति भी कह देते हैं। उसके बाद जो सर कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स एंड बीज, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो मधुमक्खी जो होती है, वो कीस्टोन स्पीशीज होते हैं। आप समझो एक बात को, कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि भारत में एक प्रोजेक्ट है, सॉरी भारत में ना एक प्रोजेक्ट लेकर के आएगा जिसमें चीता इंट्रोड्यूस किया गया, आपको पता हो तो चीता क्यों आया? पहले तो मुझे ये बात बताओ। चलो ना मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ।
ताकि ना इसकी क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे तरीके से हो। देखो सीन क्या होता है, एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क। आप बता सकते हो ये येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? आपने आंसर देना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क, बहुत फेमस नेशनल पार्क है। अब आप ये समझ लीजिए कि वो जो मूवी है ना जो डायनासोर पे बनी थी, नाम मुझे ध्यान नहीं, जुरासिक पार्क, तो जुरासिक पार्क की जो शूटिंग है उसी येलोस्टोन नेशनल पार्क में हुई है। अगर आप लोग हॉलीवुड फिल्में वगैरह देखने के थोड़ी शौकीन है तो जुरासिक जो पार्क मूवी है बाकायदा इसी नेशनल पार्क के अंदर ही शूट हुई है। आप समझिए, जब आप नेशनल पार्क को देखोगे तो नेशनल पार्क काफी सुंदर दिखेगा, हरा भरा दिखेगा। लेकिन आप जब पीछे जाओगे आज से लगभग कम से कम 30-35 साल पहले, 40 साल पहले, तो होता क्या है, इस नेशनल पार्क के आसपास जो लोग रहते हैं वो दरअसल इस नेशनल पार्क के अंदर जो भेड़िए हैं, वुल्फ, समझो इस बात को, इस नेशनल पार्क के अंदर भेड़िए हैं, वुल्फ, बाकायदा इन्होंने क्या किया, अब अमेरिकन के पास तो बंदूकें तो होती हैं, उन्होंने कहा कि यार ये जो वुल्फ है ना दिक्कत कर रहा है, क्या जिस तरफ इंसान रह रहे हैं ये भेड़िए उस तरफ आ जाते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा काम करते हैं कि भेड़ियों को मार देते हैं। उन्होंने क्या किया, जो भी थोड़े बहुत भेड़िए थे वहां पे, उन्होंने हंटिंग करनी शुरू कर दी। किसने? जो इस नेशनल पार्क के आसपास लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि यार ये बड़ा खतरनाक है, लोगों की तरफ आ जाएं, जिधर 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 ह्यूमन सेटलमेंट है, मानव बस्ती है, उस तरफ जब ये भेड़िए आ जाते हैं तो हमला वगैरह कर देते हैं। लोग गुस्से में आए और उन्होंने भेड़िए मारने शुरू कर दिया। एक टाइम ऐसा आया जब भेड़िए उस पूरे नेशनल पार्क से खत्म हो गए। अब देखो समस्या क्या होगी, जब तक भेड़िए थे तब तक इस नेशनल पार्क के अंदर जो हिरन होती हैं वो हिरन्स इधर से उधर भागती रहती थी, क्योंकि उनको डर रहता था, क्योंकि ये भेड़िए उनको खा लेते थे, भेड़ियों का खाना होता था। अब भेड़िए मर गए। अब समझिए, कीस्टोन स्पीशीज जिनका लार्ज इंपैक्ट होता है एनवायरनमेंट के ऊपर, भेड़िए तो मर गए। भेड़िए मर गए तो इन हिरन्स को अब कोई मारने वाला नहीं रहा। अब हिरन्स ने क्या किया, वहां की जो घास थी उन घास को खाना शुरू कर दिया। अब मारने वाला को है नहीं, तो ये हिरन क्या नहीं करते, इनकी अब कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती। फिजिकल एक्सरसाइज अब नहीं होती तो ये होने लग गए मोटे ताजे, बाकायदा इनको शुगर, बीपी वगैरह वगैरह भी होने लग गया, ऐसी बीमारियां भी इन हिरनों को लग गया। अब क्या होता है कि ये हिरन जो है, भाई कोई एक्टिविटी ही नहीं हो रही तो भारी भरकम हो गए, एक जगह बैठ गए। जहां वो बैठे हैं वहां पर घास है, एक तो ये घास खा गए, दूसरा जहां बैठे हैं जो छोटे छोटे घास है उनको भी खा गए। जैसे ही वो छोटे छोटे घास को खा गए, आप देखिए वहां की जो हरियाली थी नेशनल नेशनल पार्क की धीरे धीरे खत्म होने लग गई। जो घास थे वो खत्म हो गए। पहले क्या होता था, भेड़िए होते थे ना तो ये भागते फिरते थे, एक्सरसाइज होती थी। दूसरा, ये हिरन जो है जो बड़े घास हुआ करते थे उनको ये खाते नहीं थे। बड़े घास इसलिए नहीं खाते ताकि भेड़ियों से बचा जा सके, क्योंकि घास में छुपेंगे तो भेड़ियों को दिखेंगे नहीं। अब भेड़िए है ही नहीं तो अब डर काहे का, अब डर काहे का, नहीं तो भैया घास खाओ, घास खाओ तो सब खा जाओ, छोटे छोटे जो घास है उसको भी खा जाओ, क्योंकि जहां बैठे हो हिला तो जाता नहीं तुमसे, मोटापा वैसे चढ़ा हुआ है, चर्बी वैसे आ गई है, तो जो घास है वही खा जाओ। घास खत्म हो गया ना डियर जी, तो होगा क्या, उधर से हवा चलेगी, हवा यानी पवन, पवन चलेगी, पवन चलेगी तो सर जो बीज हैं जो इस मैदान में पड़े हैं अब, वो बीज पवनों के साथ उठ करके क्या होगा, कहीं और निकल लेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि अब ये बीज यहाँ उगेंगे नहीं, वेजिटेशन आएगी नहीं, वनस्पति उगेगी नहीं, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो पवनों के साथ ये बीज उड़ करके कहीं और चले जाएंगे। जंगल खत्म हो गए तो सीधी सी बात है सर, बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी, देखो जंगल नहीं है तो नमी नहीं होगी, मॉइस्चर नहीं होगा, आर्द्रता नहीं होगी, तो इसका मतलब है ना वहां पर बारिश भी नहीं होगी। येलोस्टोन नेशनल पार्क के पास जो है एक नदी जा रही है, बारिश नहीं होगी तो उस नदी के अंदर पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो वो नदी क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाएगी। धीरे धीरे अगर वो सिकुड़ने लग जाएगी तो यहाँ पर एक जीव है जिसका नाम है बीवर, मैं लिख देता हूं बाकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक जीव रहता है इस पानी के अंदर जिसका नाम है बीवर्स। इस बीवर्स की कंडीशन हुआ करती थी, ये क्या करता है, जो पेड़ पौधे होते हैं जो पानी में आते हैं, इन पेड़ पौधों को इकट्ठा करके एक डैम बना देता है। ये बेसिकली एक
चूहे जैसा शेप में दिखेगा आपको, थोड़ा बड़ा होता है, चूहे जैसे शेप में दिखेगा लेकिन बड़ा होता है, उसको हम बीवर्स कहते हैं। ये बीवर्स जो इस येलोस्टोन नेशनल पार्क के पास जो नदी है, उस नदी में क्या करता है कि जो पेड़ पौधे गिरते थे उस पे, उसको वो लेकर के एक जगह इकट्ठा करता जाता है। मतलब जैसे नदी ऐसे आ रही है तो उसके किनारे पे जो है ये पेड़ पौधे को इकट्ठा कर देता है, तो बकायदा ये पेड़ों का जो है ना एक डैम बना देता है। डैम बनाने से क्या होगा, डैम बनाने से ये होगा कि सर उस डैम के अंदर इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनको रहने के लिए जगह मिलेगी, और जैसे उनको जगह मिलेगी तो जो मछलियां होती हैं उन मछलियों को वो खाना मिलेगा। देखो एक चीज से कितनी ज्यादा चीजें कनेक्टेड है, देखो एक चीज से कितनी ज्यादा कनेक्टेड है। मतलब आपने भेड़िए खत्म किए तो पार्क के अंदर क्या हो गया, पार्क के अंदर है ना सर हिरन ही हिरन भर गए, क्योंकि हिरन को मारने वाला तो कोई था ही नहीं, हिरन ही हिरन आ गए, हिरन ही हिरन आ गए, तो उन्होंने वहां के सारे क्या कर दी, पेड़ पौधों को, वेजिटेशंस को, घास को, सबको खत्म कर दिया। घास को, पेड़ पौधों को खत्म कर दिया, तो उस पेड़ पौधों में क्रॉस पोलिनेशन हुआ करती थी। ये देखो ये जो इंसेक्ट्स और बीज है, मधुमक्खी जो है ये क्या करती है, ये क्रॉस पोलिनेशन करती है, एक पेड़ से पराग लेकर के दूसरी जगह, दूसरे से लेकर के तीसरी जगह ऐसे पहुंचाती है। तो क्रॉस पोलिनेशन से क्या होता है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा होता है, इन पेड़ पौधों के अंदर बाहरी चीजों का रेजिस्टेंस, मतलब कोई बाहरी चीजें प्रभाव नहीं डालेगी। तो ये नहीं है, वेजिटेशंस नहीं है, क्रॉस पोलिनेशंस नहीं है, ये जो हिरन है जहां बैठ करके घास खाते हैं, सारी घास खा गए, सारे घास खा गए, तो पवनों ने बीज जो थे पड़े हुए इस जंगल में उड़ा करके दूसरी जगह ले गए। घास नहीं है तो सर कोई नमी नहीं रही, पेड़ पौधे नहीं है तो कोई नमी नहीं रही, बारिश नहीं आई, बारिश नहीं आई तो नदी के अंदर जो पानी है वो कम हो गया, नदी के अंदर पानी कम हो गया तो जो बीवर्स वहां पर डैम बनाता था पेड़ पौधों का, पेड़ों का, जो सूखे हुए टहनियां होती थी उनका जो डैम बना था वो डैम नहीं बना था। ये कहानी हो रही है। कुछ सालों के बाद समझ नहीं आया लोगों को कि यार ये हुआ क्या, मतलब समझ नहीं आया, पूरी हरियाली खत्म हो गई येलोस्टोन नेशनल पार्क के। फिर कुछ लोगों ने लगाया कि यार पहले यहाँ पर वुल्फ होते थे, बोला हाँ, बोला हो सकता है कि वुल्फ का कोई इंपैक्ट हो, हमने तो सारे मार दिए। काम करते हैं, हम बाहर से लेकर के आते हैं वुल्फ को, तो ये दूसरी जगह से भेड़िए उठा के ले आए, और उन्होंने 8-10 भेड़िए जो है जंगल में छोड़ दिए कि लो भाई तुम जाओ। अब भेड़ियों को क्या चाहिए, भेड़ियों को चाहिए खाना, और वो जो हिरन है जिनको ये था कि कोई तो अब हमें मारने वाला बचा नहीं, अब उनको दिक्कत होगी, भाई खा खा करके मोटे हो गए थे, भागे सकते नहीं, भेड़ियों को मिल गया खाना, मजे में इनका जीवन कटने लग गया। धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे भेड़ियों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, भेड़ियों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो हिरनों की जो पॉपुलेशन है वो कम होने लगी, हिरनों की पॉपुलेशन कम होने लगी तो जो घास थी वो उगने लगी, घास उगने लगी तो क्रॉस पोलिनेशन हो गया, वेजिटेशंस बहुत बढ़िया बनने लग गया, नमी आने लग गई, नमी आने से सर बारिश आई, बारिश आने से नदी के अंदर पानी आया, नदी के अंदर पानी आया तो बीवर्स ने डैम बनाने शुरू किए, डैम बनाने शुरू किए तो इंसेक्ट्स आए, इंसेक्ट्स आए तो मछलियों ने उनसे इंसेक्ट्स को खाया। यानी भेड़ों के आने के लगभग 25 से 30 साल के बाद इस येलोस्टोन नेशनल पार्क की इतनी हरियाली आ गई, इतनी हरियाली आ गई कि आगे जाकर के यहीं पर हम लोगों ने देखा कि जुरासिक पार्क की शूटिंग हुई है। तब आप समझ में आया कि एक वुल्फ के खत्म कर देने से बाकायदा आपका पूरा एनवायरनमेंट कितना इंपैक्टफुल हुआ, कि जिनका वातावरण पे गहरा प्रभाव पड़ता है, अगर ये प्रजाति खत्म हो जाए तो संभावना है कि वातावरण पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अब ये बताओ भारत में चीता क्यों आया, लाया गया ना, भारत में तो चीता 1952 में खत्म हो गया था, तो आज चीता क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, कूनो नेशनल पार्क, बन्नी ग्रासलैंड गुजरात, इनमें चीता क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। अरे सर चीता जो है वो क्या है, प्रेडिटर्स है, प्रेडिटर्स मतलब जो सबसे ऊपर है, जैसे बाज सबसे ऊपर होता है ना इकोसिस्टम में, इसी तरीके से ये बड़े प्रेडिटर्स होते हैं, इनको हम या तो प्रे कहते हैं या फिर प्रेडिटर्स कहते हैं, जो अपने से नीचे वाले लोगों को ये मारते हैं। अगर ये खत्म कर दोगे ना, देखो लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट, एलिफेंट छोड़ दो, लायन, चीता, टाइगर, इनको खत्म कर दोगे ना तो इनसे नीचे जो लोग होंगे, जो जीव होंगे जिनको ये खाते हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और उनकी पॉपुलेशन को बढ़ने का मतलब ही है कि एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट। इसी वजह से इनको हम क्या कहेंगे, कीस्टोन स्पीशीज कहेंगे। अंडरस्टूड यहां तक की कहानी, इसीलिए इन्हें हम लोग कीस्टोन स्पीशीज कहेंगे। अब बढ़िए आगे, इधर आ जाइए एलिफेंट पे। सर एलिफेंट की स्पीशीज है, हाँ देखो हाथियों का जब झुंड चलता है ना तो उसमें एक हाथी होता है जिसे हम कहते हैं टस्कर, मतलब मेल हाथी,
तो जिसके ना जो वो होते हैं ना दांत, वो काफी बड़े होते हैं, तो उसको हम टस्कर कहते हैं, यानी मेल होता है। मेल टस्कर की एक प्रॉब्लम है, वो अकेले चलता है, वो सबसे आगे चलेगा, बाकी जो हाथी हैं उसको फॉलो करते हैं, वो आगे चलता है। ये क्या करता है, मदमस्त होता है, मतलब जो सामने पेड़ पौधे होते हैं ना, उनको क्या करता है, तोड़ते हुए चलता है। इसकी एक बुरी आदत है, जो पेड़ पौधे होंगे उसको उखाड़ करके फेंकता रहेगा, उखाड़ करके फेंकता रहेगा। तो इस मेल टस्कर ने क्या किया, इस मेल टस्कर ने सर पेड़ पौधों को उखाड़ के फेंकना शुरू कर दिया, तो इसने एक रास्ता बनाया। वो रास्ता काम आता है इनके, लायन चीता टाइगर के, चीता छोड़ दो, लायन के टाइगर के, इनके वो काम आता है। इनके काम आएगा तो उसका मतलब वो दूसरे जीवों को खाएंगे। तो एलिफेंट ने एक फायदा दिया। दूसरा सर, इन एलिफेंट्स के साथ एक और अच्छी चीज है, ये एलिफेंट्स जो हैं क्या करते हैं, मड में खेलते हैं, मतलब जहां कीचड़ होता है ना वहां खेलते हैं। मड में खेलने से क्या होगा, कीचड़ में खेलने से क्या होता है कि कीचड़ को ये बार बार क्या करते हैं, अपनी बॉडी पे छिड़क रहे होते हैं। इससे जहां मड होता है उसकी गहराई जो है वो बढ़ रही होती है समय के साथ, क्योंकि बहुत सारे अगर हाथी हैं तो मड्स के साथ खेलेंगे तो गहराई जो है उस रीजन की बढ़ेगी। और जब सर बारिश आएगी तो बारिश में यही जो है लेक्स बन जाएंगे, यही तालाब बन जाएंगे, और यही तालाब बन जाएंगे तो उसका मतलब साफ है कि जो जानवर होते हैं, जो जंगल के जीव होते हैं, उन जीवों को यहाँ पर पानी मिलता है, जिसको हाथियों ने बनाया है। तो देखिए एलिफेंट्स ने क्या किया, एक काम। दूसरा सर, एलिफेंट्स जब है ना पेड़ों को उखाड़ फिकाड़ करके फेंकते हैं, तो जो उनके बीज होते हैं पेड़ों के, वो बीज जो हैं वो अलग अलग रीजन के अंदर क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। और अलग रीजन के अंदर बिखर जाएंगे तो वहां से वेजिटेशन या वहां से वनस्पति जो है वो पैदा होती है। समझ में आया। इसी तरीके से ये होते हैं कोरल्स। बेटा अब आपको कहे सर समुद्रों में तो हम जाते नहीं है। कोरल्स जो होते हैं समुद्री जीवों के लिए बहुत ही बढ़िया जगह होती है। जहां कोरल्स होते हैं आप समझिए वहां सबसे बड़ा इकोसिस्टम समुद्रों का पैदा होता है, यानी छोटे जीवों को रहने की जगह मिलती है। और अगर छोटे जीव हैं तो बड़े जीव यानी बड़ी जो मछलियां हैं उनको ये, उनके लिए ये छोटे जो मछलियां हैं वो चारा होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक बड़ा इकोसिस्टम बनता है, सबके लिए यहाँ पर खाना है, सबके लिए यहाँ पर प्लेग्राउंड है, सब खेले कूदेंगे, सब खाएंगे पिएंगे जहां कोरल्स मिलेंगे। तो कोरल्स खत्म कर दो तो आप ये कह लो कि समुद्र की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो कोरल्स कीस्टोन स्पीशीज हो गए। उसके बाद इंसेक्ट्स एंड बीज हैं, मधुमक्खी। मधुमक्खी का पालन क्यों होता है सर, मधुमक्खी का पालन होता है क्रॉस पॉलिनेशन से। पेड़ों में अगर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा तो ये बाहर की एनवायरनमेंट की जो चीजें हैं उसको लेकर के ये काफी सेंसिटिव हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि काफी जल्दी मर जाएंगे। दूसरा, ये जो फूल वगैरह निकलते हैं जो हमें बड़े अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, वो इन्हीं बीज और इंसेक्ट्स की वजह से ही होते हैं। तो बकायदा इंसेक्ट्स और बीज खत्म कर दो तो वहां पर आपकी हरियाली भी खत्म हो जाएगी। इसलिए ये कीस्टोन स्पीशीज के नाम से जाने जाते हैं। आशा करता हूं कि ये कीस्टोन स्पीशीज की जो डेफिनेशन है वो क्लियर होगी। यहां तक बच्चे किसी का डाउट है तो बताइए। यहां तक किसी का डाउट है तो बताओ। ये सारे के सारे जीव जो हैं वो कीस्टोन स्पीशीज है। वुल्फ कीस्टोन स्पीशीज, उसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक जीव के खत्म होने से क्या तबाही आई। यही वजह है कि एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए एक टॉप लेवल का प्रेडेटर्स का होना जरूरी है। अगर वो बाज नहीं होगा तो सीधी सी बात है सांप ज्यादा होंगे, सांप ज्यादा होंगे तो चूहे खत्म हो जाएंगे, चूहे खत्म हो जाएंगे तो चूहों का भी कोई ना कोई बेनिफिट्स होता ही है ना, नुकसान भी होता है। या ये कह लीजिए कि सारा का सारा जो नीचे का जो इकोसिस्टम है ना सर, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। इसलिए बाज का होना जरूरी है ताकि वो नीचे वाले जो जीव हैं उसको वो खा सके। तो टॉप लेवल का प्रेडेटर्स, इसे या तो प्रे बोल लो या प्रेडेटर से बोलो, इसे हम टॉप लेवल का प्रेडेटर्स कहेंगे। ये खत्म तो समझ लीजिए नीचे का सारा इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल येलोस्टोन नेशनल पार्क। यहां तक डियर जी कोई डाउट है तो बताओ। बीवर्स कौन से टाइप की स्पीसीज में आएगा? देखो अजय, बीवर्स को अगर मैं बताऊं तो एक काम करो, आप एक बार नेट देख लेता हूं, ठीक है मैं बताता हूं। बीवर्स कीस्टोन स्पीशीज नहीं है, पहली बात तो ये समझ लेना। मैंने ये बताया कि बीवर्स क्या है और बीवर्स क्या करता है। बीवर्स का रोल तब आता है जब नदी के अंदर पानी हो,
जब पानी खत्म हो गया तो बीवर्स का रोल खत्म हो गया। ये देखो, ये बीवर्स है, और अगर आप बीवर्स को देखोगे यहाँ पे, तो देखो ये क्या करता है कि जो टहनियां होती हैं, उन टहनियों को काट काट करके वो क्या करता है, एक नेचुरल डैम बनाता है, एक प्राकृतिक बांध जो बना होता है बेसिकली पेड़ों से। तो जैसे बांध बनाया, बांध बनाने से सर क्या होता है कि इनके अंदर इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं, उनके लिए जगह मिलती है। उनकी जगह मिलने का मतलब है कि मछलियों के लिए बढ़िया खाना मिल जाएगा। तो बीवर्स ऐसा नहीं करेगा तो यहाँ पर मछलियों की तादाद जो है वो ज्यादा हो नहीं पाएगी। बोलो हाँ या ना। तो ये है डियर जी वो बीवर्स जो चूहे जैसा दिखता है, लेकिन रोल बहुत तगड़ा प्ले करता है येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर वाली नदियों में। ये देखो, ये पेड़ों को कैसे काट रहा है, कुतरना जिसे कहते हैं ना, कुतर रहा है बेसिकली। काटेगा, नदी के अंदर भी पेड़ जाएंगे और धकेलते धकेलते बकायदा एक डैम बना देगा। क्लियर? यहां तक की कहानी होगी बच्चे, क्लियर? पहली स्पीसीज तो हमने कीस्टोन स्पीसीज पढ़ ली, अब दूसरी स्पीसीज पे आते हैं। दूसरी स्पीसीज जो होती है उसे हम लोग कहते हैं इंडिकेटर, इंडिकेट यानी सांकेतिक कह लो, इसे हम कहेंगे इंडिकेटर स्पीसीज। सर व्हाट इज इंडिकेटर स्पीसीज? इंडिकेटर स्पीसीज का मतलब होता है, या तो देखो कोरल्स, डियर कविता समझो, समुद्र के नीचे, महासागर या सागर के नीचे पानी में आपको एक जीव दिखेगा। बेसिकली क्या होता है, वो बड़ा रंग बिरंगा होता है, बहुत ही रंग बिरंगा, मतलब चटक रंग का। तो क्या होता है कि अगर वो कोरल्स है ना, तो जो समुद्र के जीव होते हैं छोटे, वो उनके लिए वो जगह होती है, घर होता है बेसिकली वो। तो कोरल्स क्या होता है, एक जीव होता है, जहां वो रहेंगे वो बेसिकली कॉलोनी में रहते हैं। तो जब कॉलोनी में रहते हैं तो वो छोटे जीव का खाना होते हैं, उनके लिए वहां पर खाना मिलेगा। जहां छोटे जीव आ गए तो ये अंडरस्टूड है कि वहां बड़े जो समुद्र के जीव होंगे वो भी आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम पैदा करता है, जहां छोटे से छोटे जीव के लिए खाना होता है, जहां बड़े से बड़े जीव के लिए खाना होता है। सारी चीज किस पे होती हैं, कोरल्स पे। कोरल खत्म तो वहां पर रहने वाले जो जीव होते हैं वो खत्म, वहां पे रहने वाले जीव यानी छोटे जीव हैं वो खत्म, उस पर डिपेंड रहने वाले दूसरे जीव वो खत्म, और अल्टीमेटली जो बड़े जीव होते हैं एक्सटेंशन। तो इसलिए कोरल जो होते हैं वो बड़ा इकोसिस्टम तैयार करते हैं। कोरल्स को समझना है तो उसके लिए फिर से हमें कहाँ जाना पड़ेगा, नेट पे जाओ, मैं आपको उसके साथ समझाता हूं। बता, तस्वीर ले लेंगे भाई, दिक्कत क्या है, तस्वीरों से जब अच्छी तरीके से समझा जा सकता है तो। ये देखो, पानी देख रहे हो, आपको चटक रंग में दिख रहा है, ये जो चटक रंग है ना, इसी को कहते हैं हम लोग कोरल्स। बेटा जहां ये मिलेंगे वहां देखोगे छोटे छोटे जो जीव है समुद्र, मतलब जो मछलियां हैं वो हैं, और जब समुद्री मछलियां आएंगी ना छोटी, तो समझ लो बड़ी मछलियां ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो कोरल खत्म, सब खत्म। तो इसलिए कोरल जो होते हैं वो कीस्टोन स्पीशीज है, ये खत्म सब खत्म, क्योंकि मैंने कहा नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। इंडिकेटर स्पीसीज, आप कहोगे या तो सर इसकी प्रेजेंस, या तो इसका होना, या फिर इसकी एब्सेंस, या फिर इसकी अबेंडेंस। इंडिकेट द एनवायरमेंटल कंडीशन। शब्द पे फोकस करो। प्रेजेंस का मतलब होता है या तो है या नहीं है, या फिर हद से ज्यादा है, तीनों में कुछ भी हो, बाकायदा वो वहां की एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में बताता है, इसलिए इनको हम लोग इंडिकेटर स्पीसीज कहते हैं। एक्सप्लेन करता हूं, जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं, अगर इस रूम में एक चूहा बाहर निकल गया, बाहर निकल करके भागा,
थोड़ी देर बाद फिर से एक चूहा जो है वहां से निकल करके एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए इस रूम में आ गया। तो अगर मैं 1 घंटे की क्लास में यहाँ चूहों को भागते हुए देख रहा हूँ, तो एक बात बताओ, चूहों की प्रेजेंस क्या बता रही है? की प्रेजेंस कुछ तो बता रही है ना, वहां के एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में बता रही है। इसलिए सर चूहों को हम लोग इंडिकेटर स्पीसीज कहते हैं। जहां चूहे हैं इसका मतलब ये है कि वहां पर साफ सफाई नहीं है, वहां साफ सफाई नहीं हो रही है, वहां अनहाइजीन कंडीशंस है। वहां हो सकता है सर आप जब खाना खाते होंगे तो आपने कोई खाने का जो टुकड़ा है, जैसे रोटी है या ब्रेड है या आपने कोई भी चीज खाई, आपने ऐसे ही फेंक दी तो भैया सीधी सी बात है, उसको कोई खाने के लिए आएगा तो चूहे को वो मिल जाता है। ऐसा आप रोज कर रहे हो तो इससे क्या होता है कि चूहा वहां पर ज्यादा आने लग गया। तो एक चीज क्लियर होगी मुझे कि ये जगह जो है साफ सुथरी नहीं है, टोटली अनहाइजीन कंडीशंस है। अनहाइजीन कंडीशंस के अंदर ही चूहे जो हैं वो पनप रहे होते हैं, वो पैदा हो रहे होते हैं। तो बेसिकली जो चूहे हैं वो एक इंडिकेटर स्पीसीज है। समझ में आ गई कहानी? जहां चूहे दिख रहे हैं इसका मतलब है कि टोटली अनहेल्दी कंडीशंस है, अनहाइजीन कंडीशंस है, साफ सफाई वहां नहीं होती, ये इंडिकेट कर रहे हैं चूहे। ओके, दूसरा, जहां पर नॉन वेज, मतलब जहां आप इसको समझिए, जैसे कुछ बच्चे नॉनवेज खाते नहीं तो थोड़ा सा ऑड फील करते हैं। अब जैसे जिस शहर में मैं रह रहा हूँ, हिसार में कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर आपको नॉनवेज के पकोड़े मिलते हैं, लाइक मुर्गा या मछली, इनके पकोड़े दिए जाते हैं, है ना? तो आप देखना वहां पर आपको एक स्पीसीज की प्रेजेंस बहुत ज्यादा दिखेगी। किसकी? कुत्ते की। अगर आप एक ऐसे पॉइंट पे जा रहे हैं जहां आप खाने के लिए, मान के चलो आप नॉनवेज हैं, वहां आप रेडी पे खाने के लिए गए, तो आप खाएंगे तो जो हड्डियां हैं वो कहाँ फेंकेंगे? आसपास के रीजन में फेंकेंगे। हड्डियां फेंकने का मतलब है हड्डियों को कौन खाएगा? कुत्ते। तो इसलिए ऐसी जगह पे आपको कुत्तों की प्रेजेंस सबसे ज्यादा दिखेगी। और कुत्तों की प्रेजेंस होने का मतलब ही साफ है कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पर इन कुत्तों के लिए अच्छा खासा खाना जो है अवेलेबल है, हड्डियां अवेलेबल हैं, तो इसलिए आपको कुत्ते मिल रहे हैं। तो जो कुत्ते हैं वो भी इंडिकेटर स्पीसीज है। ओके, आसमान में अगर आपको गिद्ध दिख रहे हैं, वल्चर, वैसे तो गिद्ध दिखते नहीं है, लेकिन अगर आसमान में आपको वल्चर दिख रहे हैं, अगर आपको कौवे दिख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सर वहां पर काफी ज्यादा गंदगी है, कूड़ा करकट वहां पर ज्यादा होगा, जहां पर आसमान में आपको वल्चर्स और क्रो की प्रेजेंस ज्यादा दिख जाए। तो ये बेसिकली इंडिकेट करते हैं कूड़े को। दिल्ली में अगर कभी जाना हो, जब आप बस स्टैंड की तरफ निकल रहे होते हैं बाय बस अगर जाओगे, तो आपको कूड़ों का पहाड़ दिखेगा। आपको कूड़ों के पहाड़ के ऊपर देखना, पक्षियां जो होते हैं, खासकर ये जो वल्चर्स और ये जो क्रो हैं, जिसे आप कौवा भी बोल देते हैं, ये आपको देखने में मंडराते हुए दिखेंगे। जहां ये दिख रहे हैं इसका मतलब ही साफ है सर, ये कूड़ों के पहाड़ों पे या कूड़े जहां कूड़े होते हैं वहीं पे ये रह रहे होते हैं। तो इसका मतलब मुझे जब भविष्य में कभी इस तरह से ऊपर की तरफ कौवे मंडराते हुए दिख जाएंगे, तो सर मेरे लिए एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर कूड़ा करकट होगा। इसलिए ये इंडिकेटर स्पीसीज है। अंडरस्टूड? बढ़ो आगे। सर एक है फ्रॉग, यानी मेंढक। एक बात बताओ, क्या आपको फ्रॉग दिख रहे हैं? क्या आपको फ्रॉग दिखते हैं? मैं जैसे हिसार में हूं डियर, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आपको आपके घर के आसपास मेंढक दिखते हैं, आंसर मिलेगा सर मोस्ट प्रोबेबली नहीं दिखते। ज्यादातर तो मुझे मेंढक नहीं दिखने को मिलते। लेकिन अगर मेंढक दिख रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि जहां आप हैं वहां पर रेनफॉल या पानी की अवेलेबिलिटी बेटा ज्यादा है। और अगर आंख बंद करके, बिल्कुल डियर सुमन, बटरफ्लाइज भी इंडिकेटर्स हैं। बटरफ्लाइज कहाँ दिखेंगे? बटरफ्लाइज के लिए पॉलिनेशन चाहिए, इसका मतलब आसपास प्लांट्स आपको बहुत दिखेंगे। लेकिन बटरफ्लाइज अगर एक ही दिख रही है तो उसका मतलब है कि वो इंडिकेटर नहीं है। बटरफ्लाइज आपको कई दिखने चाहिए, एक नहीं, कई दिखने चाहिए, तो वो इंडिकेट करेगा कि हाँ यहाँ पर प्लांट्स बहुत हैं और बेसिकली इंडिकेट कर रहे हैं। समझ में आ गई कहानी?
डियर अजय, अभी तो मैंने बताया आपको कि जो हिरन है येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर मोटे ताजा हो गए कि नहीं हो गए। अब जैसे शेर, आप शेर को देख लो, शेर मोटा ताजा दिखेगा आपको, शेर मोटा ताजा दिख गया। देखो टॉप लेवल के प्रेडेटर्स को पकड़ो, जंगल में कौन से होते हैं इंडिकेटर स्पीसीज, स्पीसीज नहीं होते वहां पर जंगल की कंडीशंस आपको देखनी, एनवायरनमेंट की कंडीशंस। आपको सबसे पहले पकड़ना है किसको है, जो सबसे टॉप लेवल का प्रेडेटर्स है। टॉप लेवल का प्रेडेटर्स कौन है, या तो शेर है या टाइगर है। पकड़ो इनको, इनको देखो, अगर ये हट्टे कट्टे दिखे, मांस दिखा, थुल दिखे, मोटा ताजा दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि इनको अच्छा खासा खाना जो है इस जंगल में मिल रहा है, यानी सब बढ़िया है। लेकिन अगर शेर जो है मरा हुआ दिखेगा, है ना, सिर्फ दाढ़ी बाल दिख रहे हैं, बाकी मरा हुआ है, हड्डियां दिख रही हैं, तो उसका मतलब साफ ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर इनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली जंगल में इस तरह की इंडिकेशंस होती है। बिल्कुल, जो कीस्टोन स्पीशीज होते हैं वो भी कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहे होते हैं डियर। लेकिन यहाँ पर इंडिकेटर स्पीसीज का मतलब है बाय लार्ज वो क्या इंडिकेट कर रहे होते हैं। अब जैसे जंगल में चले जाओगे, अगर आपको सिर्फ टाइगर ही टाइगर दिख रहा है, तो इससे ये इंडिकेशन तो दिख ही रही है कि उनको खाना बहुत अच्छा मिल रहा है। पॉपुलेशन कम है, इससे ये भी इंडिकेशन पता चल रहा है कि खाना बहुत कम है। अब जैसे कि जिस शहर में आप जाओगे तो शहर में बेसिकली क्या नहीं मिलेंगे आपको, मेंढक नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे सर? देखो सीन क्या होता है, मेंढक का जो लार्वा होता है, जब बारिश आ रही होती है, बारिश आने वाली होती है, जब मेंढक को लगता है कि बारिश आने वाली है, तो क्या करते हैं सर, ये अपने लार्वा जो है ना, मतलब जो पत्ते होते हैं, पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं, कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिन पत्तों की कंडीशन होती है कि वो रैप हो जाते हैं, वो क्या कर लेते हैं, गोल हो जाते हैं, और इन लार्वा को वो क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। तो जो मेंढक होते हैं वो अपने लार्वा को क्या देते हैं, ऐसे पेड़ के पत्तों पे देते हैं जो मुड़ जाते हैं, लार्वा को होल्ड करते हैं। फिर क्या होता है सर, लार्वा पत्ते में आ गया, फिर होगी बारिश। बारिश से क्या होगा सर, ये लार्वा जो है, देखो बारिश से क्या होगा, जमीन के ऊपर सर पानी की लेयर आ जाएगी, पानी की लेयर आ जाएगी, तो पानी के थ्रू जो लार्वा है, मतलब बारिश के थ्रू जो लार्वा है, पानी के ऊपर आकर के इकट्ठा हो जाएगा। वहीं से सर ये क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, और फैलने से धीरे धीरे टेडपोल बनेंगे, आखिर जाकर के मेंढक बनेंगे। बट दिक्कत क्या है कि अब हम जिस इलाके में हैं वहां इस तरह पानी खड़ा नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर अब जो सड़कें आ गई हैं वो कंक्रीट रोड्स आ गए। कंक्रीट रोड्स जो हैं वो पानी को होल्ड नहीं रख पाते, इसलिए लार्वा जो है उसको सर्वाइविंग कंडीशन नहीं मिल पाती। सर्वाइविंग कंडीशन नहीं मिल पा रही, इसका मतलब साफ है कि वहां मेंढक पनप नहीं पाएंगे। और ये बात क्लियर है कि अगर मेंढक नहीं दिख रहे हैं तो वो इलाका समझ लीजिए कि सूखा इलाका माना जाएगा, जहां से लार्वा खत्म, मेंढक खत्म, इसका मतलब है कि ड्रॉट प्रोन एरिया है वो, यानी वहां सिर्फ और सिर्फ सूखा आएगा। और मान के चलो कि पहले आप जंगल देखते, पहले आप मेंढक देखते थे, मेंढक आज नहीं दिख रहे हैं, आप समझिए कि मेंढक जहां जहां से खत्म हुए उसके 2 साल के अंदर अंदर वो इलाका क्या हो जाएगा, ड्रॉट प्रोन हो जाएगा। तो मेंढक ये इंडिकेट करता है कि वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी कितनी कम है और कितनी ज्यादा है। मेंढक अवेलेबल है तो पानी की अवेलेबिलिटी है, मेंढक अवेलेबिलिटी नहीं है तो पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो इलाका सूखा हो जाएगा। और जो इलाके सूखे होंगे वहां मेंढक की अवेलेबिलिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी। बचपन में हम, अच्छा आज के टाइम पे गाँव में आपको देखने को ये मिल सकते हैं मेंढक, शहरों में नहीं मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे। गाँव में क्यों मिलेंगे सर, गाँव में आज भी जमीनें कच्ची हो सकती हैं, बारिश का पानी उस जमीन पे क्या होता है, खड़ा होता है, तो लार्वा जो है वहां सर्वाइविंग कर सकते हैं, इसलिए मेंढक वहां आपको बारिश के मौसम में दिख जाएंगे। लेकिन जहां से ये बात क्लियर है, जहां से मेंढक खत्म हुए वो इलाका ड्रॉट प्रोन हो जाएगा, कहानी होती है सीधी सी। अच्छा, उसके बाद जहां पर लाइकन्स दिखेंगे, लाइकन्स क्या होते हैं, एक तरीके से जैसे पत्थरों के ऊपर वो काई सी नहीं जमी होती ऐसे, तो उनको हम लाइकन्स बोलते हैं। जहां बेटा लाइकन्स दिखे समझ जाओ वहां पर एसिड रेन हो रहा है। जहां पर आपको लाइकेंस दिखेंगे वहां पर एसिड रेन हो रहा, मतलब रेनफॉल हो रही है, प्लस रेनफॉल कैसी हो रही है, एसिडिक हो रही है। इसका मतलब है कि वहां पर एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, इसलिए लाइकेंस की प्रेजेंस है। क्लियर? तो इसका मतलब है ये जो चीजें जिनका मैंने एग्जांपल दिया, जैसे
फ्रॉग हो गया, फ्रॉग के बाद क्रो हो गया, क्रो के बाद वल्चर हो गए, वल्चर के बाद डॉग हो गए, डॉग के बाद रैट्स हो गए। तो सर ये क्या कर रहे होते हैं, इनकी प्रेजेंस, अब्सेंस, अपेंडेंस। अब देखो जहां प्रेजेंट है मेंढक, रेनफॉल हो रही है, बारिश अच्छी हो रही है। जहां मेंढक नहीं है, अब्सेंस है, देखो सर वहां पर क्या हो रहा है, मेंढक की एब्सेंस में वो इलाका ड्रॉट प्रोन हो रहा है। और सर जहां मेंढक बहुत ज्यादा, अब देखो मेंढकों की सिर्फ अपेंडेंस ही अपेंडेंस होगी, मतलब जहां देखो वहीं मेंढक टर टर कर रहा है, इसका मतलब वहां सांप नहीं है। सिंपल सी कहानी है, इसका मतलब वहां सांप नहीं है। तो चाहे प्रेजेंस हो, चाहे अब्सेंस हो, चाहे अबेंडेंस हो, वो कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा होता है। तो इसलिए ऐसे स्पीशीज जो हैं इंडिकेटर स्पीशीज कहलाएंगे। कीस्टोन जो स्पीशीज हैं वो भी इंडिकेटर स्पीशीज हो सकते हैं। आप हेल्थ देख करके एनवायरमेंट की कंडीशन का आइडिया लगा लेंगे, लेकिन हेल्थ देख के। अंडरस्टूड? तो बेसिकली इंडिकेटर स्पीसीज को देखने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, बस अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखते जाना है। अपने आसपास के एनवायरनमेंट में अगर किसी की प्रेजेंस आपको किसी इलाके में ज्यादा दिख रही है, तो समझ जाओ ये इंडिकेटर स्पीसीज है और ये कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है। बिल्कुल अजय। एक अलगाई होता है और एक लाइकन होता है, दोनों में फर्क होता है डियर अजय। तो आप जिसके बारे में बोल रहे हैं वो अलगाई होती है, हरा हरा जो होता है दैट इज अलगाई। लाइकन जहां होते हैं वो वैसा ही दिखेगा, बट लाइकन्स की कंडीशंस अलग होती है। तो लाइकन्स जो बेसिकली होती है वो एसिड रेन के इफेक्ट्स को बारे में बता रही होती है। अलगाई इज द डिफरेंट थिंग। अलगाई जो है वो जो साफ पानी है वहां पर आपको वो दिखेगा। अच्छा, वैसे तो अगर मैं इससे बाहर जाऊं, एक बात बताओ, हरियाणा के अंदर देखो, आसपास देखो, आप जब है ना सड़कों से आओगे तो सड़क के किनारे पे आपको कुछ दिखे या ना दिखे, हो सकता है कीकर की झाड़ी आपको दिख रही हो, कीकर का पेड़ दिख रहा हो आपको, बोलो हाँ या ना। हाँ, तो अगर कीकर का पेड़ दिख रहा है तो स्पीशीज नहीं कहूंगा मैं, वो तो प्लांट में हो जाता है, लेकिन एक बार के लिए मान लो कि वो भी कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है। अगर आपको आसपास पेड़ पौधे दिख रहे हैं और वो पेड़ पौधे कंटीले हैं, यानी उसके अंदर कांटे हैं, तो समझ जाओ कि यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो पानी जमीन के नीचे पानी होता है, वो बहुत कम है। इसलिए ऐसे पेड़ पौधे जो होते हैं डिजर्टिक होते हैं। और हरियाणा में अगर आपको कीकर दिख रहे हैं, बबूल दिख रहा है जिसमें कांटे दिख रहे हैं, तो समझ जाओ कि इंडिकेट कर रहा है कि भाई यहाँ पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। और जहां पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी डियर जी, वहां पर जो जीव होंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचो, ऑस्ट्रेलिया के अगर डिजर्ट में जाओगे, मरुस्थल में जाओगे, तो पानी नहीं है, तो वहां जो वेजिटेशन वनस्पति पैदा होती है वो कंटीली होती है, जैसे जिसे आप कैक्टस कहते हो, कैक्टस वगैरह चीजें मिलेंगी, वो कांटेदार चीजें मिलेंगी। तो कैक्टस क्यों है, वो कांटे क्यों आए हैं, वो कांटे इसलिए आए हैं सर, ताकि कोई भी जीव उसके पत्तों को ना खा सके। और जमीन में उसकी जो जड़ें होती हैं वो काफी गहरी होती हैं, ताकि गहरे क्यों होती हैं, क्योंकि पानी की खोज में जड़ काफी नीचे चली जाती है, तो जड़ काफी गहरी होती है, थोड़ा बहुत पानी से वो सरवाइव करती है। और अगर कोई जीव हो जो पत्तों को खा सके, तो पत्तों को ना खाए इसलिए वो क्या उगा लेते हैं, इसलिए वो कांटे उगा लेते हैं। और यहाँ सर जो जीव होता है, जैसे कि सांप है, सांप आपको ऐसे इलाके, जिन इलाकों के अंदर रहना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे डिजर्ट, डिजर्ट में बड़ी मुश्किल होती है रहने, तो सांप जो है काफी जहरीले मिलेंगे वहां आपको। क्यों? क्योंकि वो इंडिकेट ये कह रहा होता है कि बेटा एक बार अगर कोई जीव सामने आ गया, उसको मैंने डंक मारा, अगर मेरे अंदर जहर नहीं होगा तो ये बच जाएगा, और इसका बचने का मतलब है मैं मर जाऊंगा। तो इसलिए यहाँ के जो जीव होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। देखो, क्या हो गया, तो कनेक्ट है।
ये जो आप दिख रहे हो थोड़े थोड़े पत्तों जैसी शेप दिख रही है, इनको ही हम लोग लाइकन्स बोलते हैं। ये जो आपको हल्के हल्के पत्तों जैसी शेप दिख रही है, दिस इज कॉल्ड द लाइकन्स। बेसिकली जो पेड़ों के जो तने होते हैं, ट्रंक्स, तो ट्रंक जैसी शेप आपको दिखेगी, पत्तों जैसी शेप दिखेगी, उसको ही हम लाइकन्स बोलते हैं। और जो अलगाई होती है, जो आपने देखा होगा ना, जहां नलके वगैरह होते हैं, जहां पानी बार बार नीचे की तरफ गिर रहा होता है, तो वहां पर एक है ना काई जैसे जमती होगी ग्रीन सी, जो लहरदार होती है, पानी के गिरते वो थोड़ा सा ना इस तरह से लहरा रही होती है, तो वो अलगाई है। तो अलगाई और लाइकन्स के अंदर बेसिकली बच्चे डिफरेंस होता है। जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग लाइकन्स बोलते हैं। और अलगाई की अगर मैं बात करूं, ये देखो हरी जैसे है ना, बिल्कुल काई जो जैसे दिख रही है ना, काई जैसे, दिस इज दी अलगाई। तो अलगाई और लाइकन्स के अंदर डियर जी दोनों में डिफरेंस होता है। जहां लाइकन्स अवेलेबल है वो एसिड रेन्स के बारे में बता रहा होता है। ठीक है, देख लिया डियर अजय, लाइकन्स रिपीट कर दिया डियर कविता। तो तुमको अच्छे तरीके से समझने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि मैप गूगल इमेज पे जाओ, जो मैंने नाम लिखे उसको आप गूगल इमेज पे सर्च कर लो, अंडरस्टूड हो जाओगे। तो इंडिकेटर स्पीसीज क्लियर, यहां तक किसी को डाउट? वैसे तो मैं सोच के आया था कि 2 स्पीसीज और बता दूंगा। एक तो है इन्वेसिव एनिमल्स एलियन स्पीसीज, और एक है एंडेमिक स्पीसीज। ये 2 स्पीसीज रहती है हमारी। तो मोस्ट प्रोबेबली आज हम यहीं खत्म करते हैं, पहला दिन है, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का ज़्यादा शोषण हो, एक्सप्लोटेशन से बचना है। तो इनकी अपनी डेफिनेशन लिखो, इसके बकायदा अपने लेवल पे एग्जाम्पल भी लिखो, ताकि इन फ्यूचर में जब आप रिकॉल करोगे, रिपीट करोगे, तो आपको पता होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीस्टोन स्पीसीज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटर स्पीसीज। 2 और हैं, एंडेमिक स्पीसीज एंड इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, उसको हम करेंगे कल। गुरुजी चिड़ियाघर में शेर पतले होते हैं, ऐसा क्यों? चिड़ियाघर में शेर पतले होते हैं? एक बात क्लियर है कि अगर चिड़ियाघर में शेर पतले हैं तो उनको खाना अच्छे तरीके से नहीं दिया जा रहा। खाना एक लिमिट में दिया जा रहा है, इतना नहीं दिया जा रहा कि भाई वो मोटा ताजा हो जाए। पहाड़ों पर झरनों में जो हरा हरा होता है वो अलगाई होता है क्या? बिल्कुल एग्जैक्टली राजेश जी, वो अलगाई ही होता है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। अगर आपके गांव है, गांव में नलका है, नलके के पास आपको एक ग्रीन, बेसिकली अलगाई जो होती है वो आप ये समझ लीजिए कि मोस्ट प्रोबेबली वो जो फ्रेश वाटर होता है, जो साफ पानी होता है, वहां पर आपको अलगाई की प्रेजेंस दिखेगी। तो अलगाई होने का मतलब ये है कि वहां पर मॉइस्चर ज्यादा है, नमी ज्यादा है, तो वो अलगाई है। चलो, बहुत अच्छी बात है डियर राजेश, समझ आना चाहिए। तो चलो कहानी खत्म करें आज की, मिलते हैं कल। किससे? एंडेमिक स्पीसीज से और इन्वेसिव एलियन स्पीसीज से। ठीक है, चलो, ऑलवेज वेलकम डियर, ऑलवेज वेलकम। डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो कल मिलते हैं हम सेम टाइम पे। अभी हम सारे सब्जेक्ट छोड़ेंगे, सिर्फ एनवायरनमेंट पे फोकस करेंगे, सिर्फ एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे। अभी कुछ नहीं करना सुमन, अभी देखो पहले दिन आकर के आप सीधे एमसीक्यू पे जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। अभी छोड़ दो एमसीक्यू, एमसीक्यू हम बाद में देखेंगे। पहला टॉपिक देखो, क्योंकि मार्केट में बिल्कुल नया है, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं इसको, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को अच्छे तरीके से समझो। मेरी कोशिश होगी कि विद एग्जाम्पल जो है ये चीज़ें आपको समझाई जाए, ठीक है? तो ज़्यादा ना अपने को एफर्ट लगाना ही ना पड़े। ऑलवेज वेलकम डियर जीवन सिंह जी, ऑलवेज वेलकम। और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से वो जुड़ सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे, रोहन हिमांशु झा के नाम से। तो इससे ये होगा कि जितने प्रीवियस क्वेश्चन, जीवन सिंह जी प्रीवियस क्वेश्चन तो आए नहीं कभी। थैंक यू सो मच किरण, आगे देख लेंगे सुमन, वो हो जाएगा। भाई प्रीवियस क्वेश्चन की बात तो तब करेंगे ना जब ये क्वेश्चन आए हों।
एनएसएससी ने तो ऐड ही अब किया है, तो जो दूसरे एग्जाम में जो टॉपिक हुए हैं उसको हम लोग स्टडी कर लेंगे, मतलब किसी दूसरे एग्जाम में जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं हम उस पर बात करेंगे, नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं है। खत्म करें यहाँ तक की कहानी। तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हो, जब आप इस टेलीग्राम पे जाओगे तो जिधर मेरी प्रोफाइल सेक्शन है, मतलब जिधर मेरी फोटो सेक्शन है, जहां मेरी डीपी लगी हुई है, जब आप वहां क्लिक करोगे तो कोने में देखना एक मैसेज दिखेगा आपको, मैसेज का एक ऑप्शन दिखेगा। जब आप उस पर भी क्लिक करोगे तो आप एक दूसरे ग्रुप पे आओगे। जिस ग्रुप पे अब आए हो उस पे आप अपने क्वेश्चंस एंड आंसर फॉरवर्ड कर सकते हो, मतलब आप मुझसे बात कर सकते हो, और मेरे और आपके जैसे वहां पे 600 प्लस स्टूडेंट है, आप अपना डाउट रख सकते हो, क्वेश्चन रख सकते हो। जो मेन चैनल है, जो ये मेन ग्रुप होगा, इस पे आप किसी भी तरह की चिट चैट नहीं कर सकते, इस पे सिर्फ मैं ही जो भी फॉरवर्ड करूंगा वो मैं ही फॉरवर्ड करूंगा।